चलिए बेटा, फाइनली एक बार मुझे कंफर्म कर दो, अभी मैंने क्लास को स्टार्ट किया है कि आप ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आपको मिल पा रहा है। और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। और चैप्टर नंबर 12 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बात करना है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर, जब आप किसी एंटिटी के अकाउंट्स को ऑडिट करोगे, जब आप किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, जो कंप्लाइंस का ऑडिट करने वाले हैं या सेक्रेटरी ऑडिट करने वाले हैं या अदर अटेस्टेशन आप करने वाले हैं, तो टाइम टाइम पर एज एन ऑडिटर आपको रिपोर्ट देना पड़ता है। हालांकि ये जो प्रोसीजर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मोरल सेम ही प्रोसीजर होता है रिपोर्टिंग का, सेम ही फंडामेंटल्स ईच एंड एवरी प्लेसेस पर हमको पढ़ने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। तो आज हम रिपोर्टिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे। स्पेसिफिकली डेडिकेटेड चैप्टर बना हुआ है आपका, चैप्टर नंबर 12, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। नोटिंग बेटा मैंने आपको ये सारी की सारी सेंड कर दी है, पहले इसे प्रॉपरली नोट डाउन करना है आपको, जिससे कि एग्जामिनेशन टाइम पर आप फास्टेस्ट वे में रिवीजन कर पाए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड इंट्रोडक्शन। जब जब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा जो ये ओपिनियन ओपिनियन मतलब एक रिपोर्ट के तौर पर अपनी जो राय देने का कहीं ना कहीं जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके रिगार्ड में एक बेसिक एस्पेक्ट्स को हम लेकर के चलते हैं। बोला ऑडिट के बारे में बात करें तो ऑडिट हमारा अल्टीमेटली जो परफॉर्म किया जाता है, अगर ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की बात करेंगे तो बेस्ड अपॉन द फैक्ट, रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन एटसेट्रा। जब ऑडिट की बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। और ये जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो ऑडिट परफॉर्म करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और वेरिफिकेशन को करने के बाद इस ऑडिट को करता है। आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑडिटर ड्रॉ द कंक्लूजन्स देयर ऑफ। इन्होंने बोला कि जब ऑडिट में वेरियस वर्क किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है, तो ऑडिटर क्या करता है, बड़े सारे कंक्लूजन्स वगैरह वो ड्रॉ करता है, बड़े सारे कंक्लूजन फाइंड आउट करता है। और आगे इन्होंने बोला अगर इन्हीं कंक्लूजन्स की बात करें, दीज कंक्लूजन्स आर नोन एज ओपिनियंस। जो ऑडिटर ऑडिट करने के दौरान जो कंक्लूजन्स निकालता है उन्हीं को ऑडिटर का ओपिनियन बोला जाता है, ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। एंड दीज में भी जब ऐसी ओपिनियन की बात करेंगे तो ये ओपिनियन अनमॉडिफाइड भी हो सकती है। अनमॉडिफाइड का मतलब एकदम नीट एंड क्लियर हो सकती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ प्योर एंड फेयर है, तो ऐसी ओपिनियन को बोला जाता है अनमॉडिफाइड। दूसरा इन्होंने बोला कि ओपिनियन हमारी मॉडिफाइड भी हो सकती है। बोला मॉडिफाइड का मतलब क्या है, कि मॉडिफाई का मतलब है कि जब ऑडिटर आपके सारी डिटेल्स को चेक कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है कि आपका सारा का सारा जो वर्किंग है नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है। मतलब ऑडिटर को लगता है कि भाई नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को यहाँ पर ब्रेक किया गया है, ब्रीच किया गया है, लॉ की कंप्लाइंसेस प्रॉपर नहीं है। अब वो थोड़ा बहुत है तो उसे क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में रख देंगे। मान के चलो लॉ कंप्लाइंस तो कर रखे हैं लेकिन थोड़े बहुत लेवल पर कंप्लाइंस कर रखे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्वालिफिकेशन। नॉन कंप्लाइंस जो है थोड़ा बहुत है तो उसे क्या बोलेंगे भाई, क्वालिफिकेशन। मतलब इनका एकदम डीपली इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हैवी पेनल्टीज इंपोज नहीं होंगे, इन्हें जल्दी से ठीक किया जा सकता है, तो ऐसे एस्पेक्ट्स में वो क्वालिफिकेशन लगा सकता है। लेकिन जब ऑडिटर को चेक करने के दौरान, जब ऑडिटर चेक कर रहा है, अपने कंक्लूजन्स निकाल रहा है, उस दौरान अगर किसी एरिया को चेक ना करने दिया जाए या उस एरिया में मैनेजमेंट के थ्रू सपोर्ट ना किया जाए या उस एरिया को ऑडिटर ने टेस्ट नहीं किया, तो उस एरिया के रिगार्ड में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर देता है। डिस्क्लेमर का मतलब साफ लिख देता है। जैसे आपने बचपन में बच्चों शक्तिमान देखा होगा, इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो वो डिस्क्लेमर होता था एक, कि भाई इसे आपने ऐसा एज्यूम करके आपने कहीं ना कहीं इस सीरियल को देखना है। तो सेम वे ऑडिट रिपोर्ट में भी ऑडिटर डिस्क्लेमर देता है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया में मेरे को मैनेजमेंट ने ऐसा बता दिया है, मैंने इसे चेक नहीं किया है, मैंने उसी एस्पेक्ट पर बिलीव करके अपनी रिपोर्ट में इसे लिख दे रहा हूं। तो डिस्क्लेमर का मतलब है कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं वहां पर, बोला कि जैसा मैनेजमेंट ने बताया मैनेजमेंट जाने,
आप चेक कर लेना, अलग किसी से चेक करवा लो, मैंने जब चेक ही नहीं करा तो मैं उस पर रिपोर्ट कैसे दे सकता हूं। तो सम मैटर्स पर ऑडिटर क्या करता है, डिस्क्लेमर देता है। अगर कुछ एरिया उसने चेक नहीं किए, या उसको सपोर्ट नहीं मिला, या उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, और अगर ऑडिटर को नॉन कंप्लाइंसेस ज्यादा मिलते हैं, तो इस इन दैट पर्टिकुलर केस ऑडिटर क्या देगा, डिस्क्लेमर देगा। तो जब ओपिनियन दी जाती है, जब कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करी जाएगी, तो रिपोर्टिंग हमारी वेरियस काइंड ऑफ हो सकती है। रिपोर्टिंग में क्वालिफिकेशन हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, एडवर्स रिपोर्ट हो सकती है। आगे इन्होंने बोला, दीज ओपिनियन इज प्रेजेंटेड बाय द ऑडिटर बाय द रिपोर्ट नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। बोला कि जब जब हम बात करते हैं कि यही ओपिनियन, चाहे क्वालिफिकेशन है, डिस्क्लेमर है, या एडवर्स ओपिनियन है, या अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इनको ऑडिटर के थ्रू बाय वे ऑफ रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है, और इसी एस्पेक्ट को बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। तो एक बेसिक बैकग्राउंड बनाया आपके माइंड में कि अल्टीमेटली जब हम फॉर्मिंग एन ओपिनियन की बात करेंगे, तो ऑडिटर काफी सारे कंक्लूजन्स निकालेगा, और उन कंक्लूजन्स को बाय वे ऑफ रिपोर्ट, उन कंक्लूजन्स को बाय वे ऑफ रिपोर्ट आप लोगों को प्रेजेंट करेगा। उन्हें बेसिकली क्या बोला जाएगा बच्चों, उन्हें क्या बोला जाएगा, ऑडिट। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको ऑडिटर की ओपिनियन बोला जाएगा, और वो ओपिनियन आपके ऊपर काफी हद तक इंपैक्ट डालती है। दैट मीन्स अगर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है, तो आई थिंक आपकी गुडविल बढ़ेगी। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दी है, तो सामने वालों के माइंड में कुछ क्वेश्चन मार्क्स चलेंगे। अब बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, कंफर्म करें सारे के सारे बच्चे, यहां तक कोई समस्या है तो कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से फटाफट से ऑल क्लियर टाइप करें। तो बेटा फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन, पॉइंट नंबर 2, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मटीरियलिटी, इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इन्हें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये सीरियल नंबर में मैंने डाल दिए थे, लेकिन मेंशन कर दिया डिस्कस लेटर ऑन, इसी चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो ये री नंबर कर सकते हैं ना, पॉइंट नंबर 1 डाल दिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन, और पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट आप डाल सकते हैं जब आप खुद की नोटिंग बनाएंगे, थर्ड पार्टी रिपोर्ट या थर्ड पार्टी ओपिनियन। अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड पार्टी रिपोर्ट या थर्ड पार्टी ओपिनियन क्या होती है। इन्होंने बोला इन मैनी केसेस, बोला बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऑडिटर नीड टू इंगेज एक्सपर्ट, ऑडिटर नीड टू इंगेज एक्सपर्ट फॉर रिपोर्ट ऑन द सम टेक्निकल मैटर्स। बोला कि कई बार क्या होता है, ऑडिटर कुछ टेक्निकल मैटर्स पर उसने रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, लेकिन टेक्निकल मैटर्स पर वो ऑडिटर को उतनी जानकारी नहीं है उस मैटर पर। अगर टेक्निकल मैटर पर ऑडिटर जानकारी नहीं रखता, तो उसे उस स्पेसिफिक एरिया के एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक एरिया के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। बिकॉज ऑडिटर ऑडिट में तो एक्सपर्ट हो सकता है, ऑडिट वर्क में तो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन ईच एंड एवरी टेक्निकल वर्क में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो जब जब हम एक ऑडिटर की बात करते हैं, तो बोला ऑडिटर को जब एक अकाउंट से रिलेटेड, या बिजनेस से रिलेटेड, या लॉ की कंप्लाइंस से रिलेटेड जब जब रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तब तब बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिन पर वो रिपोर्ट कर पाने में समर्थ नहीं होता, कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी कि वो एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट नहीं होता कि सारी चीज़ों को एकदम करेक्टली जज कर ले। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ बेटा, जब हम अपने सीनियर के साथ में, मतलब अपने सर के साथ में एक ऑडिट पर गए, और उस दौरान क्या था, उन्होंने ऑडिट कर रहे थे, तो जब जब वो क्या होता है कि शौक भी बड़ा तगड़ा होता है ऑडिट करने का, और मतलब एक अलग ही जुनून होता है हर चीज़ को चेक करने का, अरे किसकी ज़रूरत है, हम एक्सपर्ट है तो सही। मतलब जब एक बच्चा, कहते हैं ना कि लेस नॉलेज जिसके पास होती है, वो एफर्ट्स लगाता है कि अब तो मैं सब कुछ सीख गया और मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के दे सकता हूँ। तो ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनिशियल लेवल पर जब हम ऑडिट करने के, मैं फैक्ट आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ सारे के सारे, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर होता है। तो उस दौरान एक कंपनी के जो ऑयल टैंकर्स में हमें अल्टीमेटली ऑयल्स को चेक करना था, और इसका एक बेसिक तरीका जो हमारे सर ने हमको बताया कि एक काम करते हैं, एमआर ले लेते हैं, मैनेजरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, एक थर्ड पार्टी की रिपोर्ट ले लेते हैं इस पर कि भाई अल्टीमेटली इसमें कितना स्टॉक है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करना उसका, भाई जाहिर सी बात है कि
जब बचपन में जो मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, बोला कि मैथमेटिक्स में सर हमको सारे वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करना आता है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप किसी की ओपिनियन क्यों ले रहे हो, अभी हम मेजर करते हैं, सारा डिवाइड करते हैं, मैंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लगाते हैं, अभी आपको बता देंगे इसके अंदर कितना ऑयल भरा हुआ है। बोला कि चलो ठीक है, बाकी तो मैंसुरेशन के फॉर्मूले लगा दोगे, लेकिन उसमें ऑयल का, बोला कि ऊपर से गेज डाल के चेक कर लेंगे। गेज मंगाया, गेज डाला गया साहब उसमें। अब मॉर्निंग का टाइम था, गेज डाला, मेजरमेंट कर लिया। जब मेजरमेंट करवाने के बाद जो मैनेजमेंट के एक पर्सन मुस्कुराने लगा, उससे पूछा गया भाई तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर लो, दोपहर में एक बार और कैलकुलेशन करेंगे, अब देखना मजा आएगा आपको भी। दोपहर में उसने फिर एक बार कैलकुलेशन करवाया, तो वो कैलकुलेशन एकदम चेंज हो गया, काफ़ी सारा चेंज हो गया कैलकुलेशन। बोला कि ऐसा कैसे हुआ, कि बोला मॉर्निंग में जब वहाँ पर जिस ऑयल टैंकर में ऑयल शांत था, तो उस दौरान उथल पुथल जब नहीं होती है, तो आपका गेज ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता, ज़मीन में जो थोड़ा बहुत कचरा टाइप का जमा होता है उस पर रुक जाता है, और जब उसमें ऑयल में हलचल थोड़ी सी होती है बाद में, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि चेंज हो जाती है, तो वहाँ गेज थोड़ा और गहराई तक चला जाता है, तो आपका गेज का फर्क पड़ गया एक तो। और उन्होंने दो तीन टेक्निकल डिफरेंस बताए थे। तो मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ कि बेटा ऑडिटर कोई जादूगर नहीं होता। ऑडिटर, आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट्स हो सकते हो, आप लॉ में एक्सपर्ट हो सकते हो, आप ईच एंड एवरी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो बेहतर है कि वो कलाकारी करने की जरूरत थी नहीं, बट एक नया नया शौक होता है, बस एडवेंचर करना होता है कुछ भी। तो जब जब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ऐसे केसेस में ऑडिटर ने क्या करना होता है कि भाई जब किसी स्पेसिफिक एरिया में आप एक्सपर्ट नहीं हो, तब सीधे सीधे जाओ, बोलो कि आप एक मैनेजर रिप्रेजेंटेशन दे दो कि भाई आपके इसमें कितना स्टॉक अवेलेबल है, हम अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं, अब उसमें अवेलेबल है या नहीं है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मान के चलो, ये तो एक सिंपल सा मैटर है। दैट मीन्स कोई ज्यादा टेक्निकल मैटर होता है तो उस केस में टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है, एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट बना के दे दी उसके लिए एक्सपर्ट जिम्मेदार रहेगा। तो थर्ड पार्टी रिपोर्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्टी ओपिनियन की बात करते हैं, मुद्दा ये उठता है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाते टाइम पर क्या थर्ड पार्टी के थ्रू कोई रिपोर्ट ले सकता है, क्या उसके बेसिस पर अपनी अपनी ओपिनियन दे सकता है, ये एस्पेक्ट यहाँ पर कंसीडर करने वाला है। तो थर्ड पार्टी रिपोर्ट या थर्ड पार्टी ओपिनियन की बात करेंगे, तो उन्होंने बोला इन मैनी केसेस ऑडिटर नीड टू एंगेज एक्सपर्ट्स फॉर द रिपोर्ट ऑन द सम टेक्निकल मैटर्स by the specific area expert, because auditor is expert in the audit work, not in every technical matter. आगे उन्होंने बोला बट इंगेजिंग थर्ड पार्टी ऑल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल रिस्क। बोला किसी थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं जब इंगेज करते हैं तो बहुत सारे रिस्क कहीं ना कहीं अराइज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एडिशनल रिस्क कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है, कंट्रोल रिस्क हो सकता है, कंप्लाइंस रिस्क हो सकता है, प्राइवेसी रिस्क हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, या लॉस ऑफ क्लाइंट का रिस्क हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। मान के चलो कि आपने थर्ड पार्टी को इंगेज किया, वहां पर क्लाइंट ही नाराज हो गया आपसे। रेपुटेशनल रिस्क की हम बात कर लेते हैं, कंट्रोल रिस्क की बात करते हैं कि भाई थर्ड पार्टी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इन्होंने बोला इस टाइप के रिस्क जनरली क्रिएट हो जाते हैं जब थर्ड पार्टी की ओपिनियन हम ले रहे होते हैं। सो ऑडिटर अडेयर टू द फॉलोइंग while performing an opinion based on the third party reports। बोला कि जब एक ऑडिटर थर्ड पार्टी के बेसिस रिपोर्ट के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो इन सर्टेन से पॉइंट्स को माइंड में रख करके चलेगा। पहला पॉइंट है इंडिकेट द फैक्ट ऑफ द यूज ऑफ द थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियन। अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा कि ये जो फैक्ट है, इसको इसकी जो हमने इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग हमारी थर्ड पार्टी की ओपिनियन या थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर बेस्ड है। ये बात आपको अपनी खुद की रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। इंडिकेट द फैक्ट, आपको फैक्ट इंडिकेट करना पड़ेगा इफ द थर्ड पार्टी रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी। अगर मान के चलो वो थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट है वो आपने एंगेज ना करके, अगर आपको खुद एंटिटी ने, खुद बिजनेस ने, खुद मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो ये फैक्ट भी आप मेंशन कर दोगे अपनी रिपोर्ट में। शुड कंसीडर द इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द थर्ड पार्टी। मान के चलो कोई थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट्स है, अगर उसको कुछ इंपोर्टेंट फाइंडिंग मिली, उसने आपको कन्वे अगर करी है, तो उन सारे फाइंडिंग्स को कंसीडर करोगे और उनको बारे में कहीं ना कहीं मेंशन करोगे। इफ पॉसिबल देन कैरी आउट द सप्लीमेंट टेस्ट टू चेक द थर्ड पार्टी रिपोर्ट। इन्होंने बोला हाँ ये पॉसिबल है कि अगर थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स आपको मिली है और थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स के साथ साथ में अगर आप कुछ एडिशनल कुछ चेक एंड बैलेंस लगाना चाहते हो, आप कुछ एडिशनल चेक एंड बैलेंस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। एक कंसर्न का जब हम ऑडिट करने गए तो वहाँ का जो मैनेजमेंट था उनका कहना है, देखो जी हमारा ये जनसेट जैसे ही चालू होता है तो पहले राउंड में चालू होते ही ये 6-7 लीटर तेल कंज्यूम कर जाता है। अब भाई ये उनका खुद का रिप्रेजेंटेशन था, अब हम टेक्निकल तो है नहीं,
हमको मानना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब उन्होंने चलो रिपोर्टिंग कर दी तो हमको अगर डाउट लगता है तो हम कोई सप्लीमेंट टेस्ट कर सकते हैं। हमने बोला चलो जी ठीक है, मान ली आपकी बात, इसकी टंकी में गैस डालो, चेक करो कितना है, और इसके बाद इसे चालू करो। चालू कर दिया एक बार, पूरा बंद करो, फिर चालू करो, इसे बंद करो, फिर चालू करो, पूरा 10 बार बंद और चालू करवाओगे, 70 लीटर तेल कंज्यूम हो जाना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग तो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब आप जो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि कभी कभी जब हम बात करते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी की ओपिनियन या मैनेजमेंट की ओपिनियन को आपने अलग से एडिशनली अगर टेस्ट करना है, सप्लीमेंटल उसका टेस्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, फॉर्मेट ऑफ एमआर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये सारे पॉइंट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अलग सेपरेट पॉइंट में। अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप इन पॉइंट्स की रीनंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, ओपिनियन obtained by the management, opinion obtained by management। तो जल्दी से बताओ बेटा, थर्ड पार्टी ओपिनियन सभी को क्लियर हुआ? और इसके बाद हम बात करेंगे ओपिनियन obtained by मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। ओपिनियन obtained by द मैनेजमेंट की बात करेंगे अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। मतलब ऑडिटर ने अगर कुछ क्वालिफिकेशन लगाए हैं, जाहिर सी बात है ऑडिटर को कुछ गलत लगा, उसने कुछ क्वालिफिकेशंस लगाए, तो अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में सबमिट इट्स रिप्लाईज। भाई ऑडिटर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो मैनेजमेंट को उन सारे के सारे क्वेश्चन मार्क्स पर रिप्लाई करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इन्होंने बोला मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में सबमिट इट्स रिप्लाई, सच रिप्लाई में बी रिपोर्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ द थर्ड पार्टी। और इन्होंने बोला ऐसी रिप्लाई की अगर हम बात करेंगे, ऐसा रिप्लाई, सच रिप्लाई में बी सपोर्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ द थर्ड पार्टी। बोला ऐसे रिप्लाई के लिए आप किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, कि रिप्लाई में अपने रिप्लाई के साथ साथ थर्ड पार्टी की ओपिनियन भी लगा सकते हैं। रिलायंस ऑन सच ओपिनियन शुड बी मेड बाय द ऑडिटर ऑन हिज प्रोफेशनल जजमेंट। और ऑडिटर उस ओपिनियन पर, थर्ड पार्टी के ओपिनियन पर विश्वास करता है या नहीं करता, ये उसके खुद के जजमेंट पर डिपेंड करेगा। वो बाउंड नहीं है ऐसा रिलाई करने के लिए। और कंपनी में प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, कंपनी सफाई दे सकती है, एक्सप्लेनेशन दे सकती है ऑन सच क्वालिफिकेशन इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बोला कंपनी चाहे तो जो ऑडिटर ने क्वालिफिकेशंस लगाई हैं, उन क्वालिफिकेशंस पर डायरेक्टर रिपोर्ट में भी सफाई दे सकती है। द ऑडिटर चेक इट्स रिलायबिलिटी। और जब हम ऑडिटर की बात करेंगे तो ऑडिटर्स उन रिलायबिलिटीज को कहीं ना कहीं चेक करेगा। तो देन द ऑडिटर चेक्स इट्स रिलायबिलिटीज। तो ये पॉइंट्स हमने बात करा। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें, ओपिनियन ऑब्टेन्ड बाय द मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि भाई जब ऑडिटर क्वालिफिकेशन लगाता है तो उसके जवाब में ऑडिटर मैनेजमेंट रिप्लाई देता है। मैनेजमेंट जब रिप्लाई देगा तो अपनी रिप्लाई को सपोर्ट करने के लिए थर्ड पार्टी की ओपिनियन ले सकता है। लेकिन अब ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर उन सारी चीज़ों पर रिलायंस करता है या नहीं करता है, इसका प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। साथ ही साथ में कंपनी के जो मैनेजमेंट होगा वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, और देन आफ्टर ऑडिटर उनको टाइम टाइम पर उनकी रिलायबिलिटी चेक करता रहेगा। एग्जिट कॉन्फ्रेंस की बात करें, टेक्निकल टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है, नोट शॉर्ट नोट्स के तौर पर आ सकता है, बट किसे बोला जाएगा एग्जिट कॉन्फ्रेंस, ये मुद्दा हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इन्होंने बोला एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। पूरे जब ऑडिट के कंक्लूजन की बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑडिट ऑडिटर मीट विद द मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG फुल फॉर्म मेंशन कर लेना बेटा इसकी। इसे बोला जाता है दो चार्ज विद गवर्नेंस। यानी कि मैनेजमेंट में भी गवर्नेंस किसके पास है, गवर्नेंस का चार्ज किसके पास है, यानी कि अल्टीमेटली नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली काम चलना चाहिए। ये सारा का सारा बच्चों हम किस में कवर करके चलते हैं, गवर्नेंस में कवर करके चलते हैं। तो इन्होंने बोला ऑडिटर की बात करते हैं, तो ऑडिटर जब अपनी ऑडिट का कंक्लूजन करता है तो वो मीट करता है मैनेजमेंट के साथ में, या फिर दो चार्ज विद गवर्नेंस और ग्रुप सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, यानी कहीं ना कहीं वो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं उस एंटिटी के, उनके साथ में वो मीट आउट करता है। ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स शुड बी शेयर्ड विद दीज पीपल इन द एग्जिट कॉन्फ्रेंस। और जहां पर ऑडिटर ये मीट आउट करता है, ये मीटिंग करता है, किसके साथ में, टॉप मैनेजमेंट के साथ में, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के साथ में। भाई ऑडिटर आपके अगेंस्ट कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं कर देगा, आपको फांसी पर ही चढ़ा देगा। भाई ऑडिटर ने जो फैक्ट फाइंडिंग करी है वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करेगा कि भाई ये फैक्ट्स मुझे गलत लगे, इन पर आपकी क्या सफाई है, वो एटलीस्ट मैनेजमेंट के सामने रखेगा तो सही रिपोर्ट बनाने से पहले।
तो इन्होंने बोला एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑडिट वो कहीं ना कहीं दो चार्ज विद गवर्नेंस से मिलेगा, सुपरवाइजरी ऑफिसर से मिलेगा, मैनेजमेंट से मिलेगा और अपनी ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स को उनके सामने रखेगा और जब रखेगा तो उसे बोला जाएगा एग्जिट कॉन्फ्रेंस। इट इज प्री रिपोर्टिंग एक्सरसाइज। और एग्जिट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करने से पहले की एक्सरसाइज होती है। मान के चलो ऑडिटर ने कोई फैक्ट रखा और मैनेजमेंट ने उसका सेटिस्फाइड आंसर दे दिया और ऑडिटर उससे सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो उसमें क्वालिफिकेशन नहीं देने वाला, फिर अपनी रिपोर्ट में उस नॉन कंप्लायंस को दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो नॉन कंप्लायंस है नहीं, क्योंकि हो सकता है ऑडिटर ने कोई फैक्ट चेक किया हो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा हो। तो इन्होंने बोला एग्जिट कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, हमारा एक प्री रिपोर्टिंग एक्सरसाइज हो गई जो कि मैनेजमेंट दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में ऑडिटर की होती है। बेटा ये टर्म समझ में आया? यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 10, evaluation of audit evidence and forming opinion। बोला यहां हम बात करेंगे ऑडिट एविडेंस के एवेल्यूएशन को लेकर के और साथ ही साथ में ओपिनियन को फॉर्म करने से कनेक्टेड कि भाई कैसे कैसे ऑडिट एविडेंस का एवेल्यूएशन हुआ, यानी कि ऑडिट एविडेंस हमारे किस टाइप के होने चाहिए, एंड ओपिनियन किस तरीके से हमारा ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए। तो फॉर्मिंग ओपिनियन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले बैकग्राउंड बना रहे हैं। स्टार्टिंग में ऑडिट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, यानी कि जब जब ऑडिट की बात करते हैं तो कोई राय व्यक्त करने के लिए इन्होंने बोला कि ऑडिट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग ओपिनियन। साथ ही साथ में ऑडिट एविडेंस मस्ट बी, जब ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो ये ऑडिट एविडेंस मस्ट बी क्वांटिटेटिव टर्म्स और क्वालिटेटिव टर्म्स, दोनों ही टर्म्स में हमारे ऑडिट एविडेंस बेहतर होने चाहिए। जब क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करेंगे तो ऑडिट एविडेंस हमारे सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। मतलब सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी में सफिशिएंट होने चाहिए। भाई 1 करोड़ ट्रांजैक्शन है, आपने एक ट्रांजैक्शन चेक किया, बोला एक सही तो सारे सही, ये तो गलत कर रहे हो ना आप। भाई मानते हैं आप सारा डिटेल में चेक नहीं कर सकते, आप सब्सटैंटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, इन डेप्थ एंड डिटेल 100% चेकिंग नहीं कर सकते, वो बात ठीक है, आप सैंपलिंग कर लीजिए। बट सैंपलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी पॉपुलेशन में से कुछ थोड़ा सा डाटा चेक करा के वाला सब सही है। बोला जब ऑडिट एविडेंस आप जनरेट करोगे, इकट्ठे करोगे, क्योंकि ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर ही आपने रिपोर्ट देना पड़ता है, तो अच्छी क्वांटिटी में इकट्ठे करोगे जिसके बेसिस पर ये बोल पाओ कि सब कुछ ठीक है, या जिसके बेसिस पर ये बोल पाओ कि सब कुछ खराब है। क्योंकि एक नॉन कंप्लायंस, एक क्वालिफिकेशन मिलने से आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे अकाउंट्स गड़बड़ है। तो ऑडिट का एविडेंस क्वांटिटेटिव टर्म्स में सफिशिएंट होना चाहिए और साथ ही साथ में बच्चों वो एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब आपके पर्पस से होना चाहिए। मान के चलो आपको कंप्लायंसी चेक करनी है और आपको सेल्स का डेटा दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, एप्रोप्रिएट नहीं है। भाई टू द पॉइंट, परचेस किया है तो परचेस की बिल आपको चाहिए ना। तो जो सफिशिएंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात करते हैं, और क्वांटिटी में भी ऑडिट एविडेंस हमारा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर से। दूसरा, क्वांटिटेटिव टर्म्स के साथ साथ में क्वालिटेटिव टर्म्स की बात करेंगे, हाई कॉन्फिडेंस एंड रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड करें। तो दैट मीन्स हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करते हैं तो हैविंग द कॉन्फिडेंस एंड रिलायबिलिटी, यानी जिस ऑडिट एविडेंस के बेस पर आपको कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे ऑडिट एविडेंस की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ऑडिट एविडेंस आपने मेंटेन करके चलने चाहिए। आगे बच्चों हम बात करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। बोला एक ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं है, इस बात का पता करने के लिए हमको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर, और पहले फैक्टर की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल। ये बेटा अलग से आपका स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई व्हेन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज्ड, तो उस दौरान आप यही आंसर देंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। अगर आपको ओरल कोई एविडेंस मिलता है उसके कंपैरिजन में अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले तो ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बोला डायरेक्ट पर्सनल एविडेंस इज मोर रिलायबल, एविडेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इज मोर रिलायबल देन द इंटरनल सोर्स। इन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला कि डायरेक्ट पर्सनल एविडेंस आपने कलेक्ट किया तो वो ज्यादा रिलायबल है, आपने खुद कलेक्ट किया है उसको,
और एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड कराया है, तो वो शायद उतना रिलायबल नहीं है जितना आप डायरेक्टली किसी से कंफर्म कर रहे हैं किसी फैक्ट्स को। आगे इन्होंने बोला एविडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज मोर रिलायबल। कई बार ऐसा होता है ना कि इनवॉइस वगैरह, बिल वगैरह बाहर से बन के आ रहे हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल होते हैं रादर देन एंटिटी ने जो खुद अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो बाउचर वगैरह जनरेट करें, उनसे ज्यादा रिलायबल होंगे हमारे इंटरनल इंटरनल सोर्स के एविडेंस से ज्यादा रिलायबल होंगे एक्सटर्नल सोर्स के एविडेंस। तो अगर एविडेंस हमको एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है रादर देन इंटरनल सोर्स। विजुअल एविडेंस इज मोर रिलायबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स। बोला अगर असेट्स का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो हमारे विजुअल एविडेंस जो होंगे वो ज्यादा रिलायबल है। ओरल एविडेंस इज रिलायबल विद द डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन। बोला ओरल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन होना चाहिए। दैट मीन जब जब हम ओरल एविडेंस की बात करेंगे तो उसके साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन भी है तो वो रिलायबल बन जाता है। एविडेंस इज मोर रिलायबल इफ इंटरनल कंट्रोल इज गुड। बोला कि ओवरऑल सारे एविडेंसेस की बात करेंगे वो रिलायबल हो जाते हैं अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल अच्छे, अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल खराब है तो एविडेंसेस में मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं। ओरिजिनल्स आर मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीज। बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं रादर देन फोटोकॉपी। और सम एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स इज मोर रिलायबल। बोला कि सेम एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। मान के चलो एक एविडेंस आपने मैनेजमेंट से भी लिया, वही थर्ड पार्टी से भी कंफर्म कर लिया, दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा रिलायबल है। तो बेटा ऐसे करके क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि व्हेन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीज्ड, या ऑडिट व्हाट इज द ऑडिट एविडेंस। तो उस दौरान आप बता सकते हो भाई ऑडिट एविडेंस हमारा रिपोर्ट फॉर्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ऑडिट एविडेंस हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टर्म्स में हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए, क्वालिटेटिवली वो कहीं ना कहीं हाई, हैविंग द कॉन्फिडेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक ऑडिट एविडेंस की कहीं ना कहीं डिपेंड करती है बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर। ऐसे करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 11, शेयरिंग ड्राफ्ट रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट अलोंग विद द कैटेगरीज ऑफ रिस्क एंड विद ईच रिमार्क्स एंड क्वालिफिकेशंस। इस फैक्ट्स की हम बात करेंगे। यहां तक बताइए पॉइंट नंबर 10 तक सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पॉइंट नंबर 10 तक कोई समस्या, किसी भी तरीके की कोई डाउट, जल्दी से बताइए। एक मिनट होल्ड करना बेटा।
बेटा जल्दी से कंफर्म करिए, अभी आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार कंफर्म करें। और अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, अगले पॉइंट की हम बात करेंगे शेयरिंग ड्राफ्ट रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट, शेयरिंग ड्राफ्ट रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट अलोंग विद कैटेगरीज ऑफ रिस्क। हम एक ऑडिटर की बात करते हैं कि भाई ऑडिटर के रिगार्ड में हम पढ़ाई कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम यही पढ़ रहे हैं कि फाइनली ऑडिटर को रिपोर्ट किस तरीके से ड्राफ्ट करने हैं, शेयर करने हैं। अब कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में ड्राफ्ट किया जाता है, तो इन्होंने बोला अभी हमने रिपोर्ट फाइनल नहीं बनाई, तो शेयरिंग ड्राफ्ट रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट, कि हमारी जो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, बेसिक ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है, उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को शेयर करेंगे अलोंग विद द कैटेगरीज ऑफ रिस्क, और वहां पर रिस्क भी कहीं ना कहीं शेयर करेंगे, एंड विद ईच रिमार्क एंड क्वालिफिकेशन, और उस रिपोर्ट्स के साथ हमें रिमार्क्स और क्वालिफिकेशन भी देने होते हैं। इन्होंने बोला कि आफ्टर द एग्जिट मीटिंग हमारी पहली मीटिंग थी जहां पर हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया था, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कशन किया था। आपको मालूम है बेटा, यही सारा डिस्कशन किया था हमने पहली मीटिंग में। जैसे अब ये मान के चला करो हम ऑडिट कर रहे हैं, वैसे ही फील किया करो, ऐसा मतलब फीलिंग लिया करो, उसकी फीलिंग से क्या होता है कुछ चीजें याद हो जाती है। कि मैनेजमेंट के साथ हम पहली मीटिंग कर रहे थे, तो कौन सी मीटिंग थी? हमारी एग्जिट मीटिंग थी। एग्जिट मीटिंग में हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अल्टीमेटली हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमारे नोटिस में आई है, वो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। अब मुद्दे वाली बात है, हम ओरली डिस्कस कर रहे थे एग्जिट मीटिंग में, वो सारे के सारे ड्राफ्टेड पॉइंट हमको मैनेजमेंट को देने पड़ेंगे। साथ ही साथ में कैटेगरीज ऑफ रिस्क बतानी पड़ेंगे, रिमार्क्स और क्वालिफिकेशन हमें कहीं ना कहीं बताने पड़ेंगे। तो आफ्टर द एग्जिट मीटिंग एंड द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि एग्जिट मीटिंग और ऑडिट प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद द ऑडिटर प्रिपेयर एन एग्जीक्यूटिव समरी, ऑडिटर ने एक एग्जीक्यूटिव समरी तैयार करनी पड़ेगी, दैट मींस ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी ऑफ द फाइंडिंग्स। जो जो चीजें आपने फाइंड करी हैं उसकी एक एग्जीक्यूटिव समरी तैयार। एग्जीक्यूटिव समरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक ड्राफ्ट रिपोर्ट हो गई जो हमने किसको देनी है बच्चों? मैनेजमेंट को देनी है। द समरी एक्सप्लेन एंड इंक्लूड, बोला जब इस समरी की बात करेंगे ये एक्सप्लेन करेगी और ये इंक्लूड करेगी, ये क्या क्या फैक्ट्स एक्सप्लेन और इंक्लूड करेगी। इन्होंने बोला पहला पॉइंट है कैटेगरीज ऑफ द रिस्क एंड देयर रिजोल्यूशन। हम उस रिस्क की कैटेगरीज को बताएंगे कि भाई कौन कौन से एरिया आपके लिए रिस्की एरियाज हैं और उनके रेजोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। एग्रीड एडजस्टमेंट अगर पॉसिबल है कि भाई ये एडजस्टमेंट कर दो, हम इस पर आगे फर्दर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। समरी ऑफ द ऑडिटीज ऑपरेशंस, जो ऑडिटी के ऑपरेशन है उनकी समरी बताई जाएगी। ऑडिटी मतलब जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट का अप्रोच हमारा क्या है। समरी ऑफ द की रिस्क आइडेंटिफाइड, कमेंट्री ऑन द की बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एरियाज, इन पर आपने क्या रिपोर्टिंग करी है। रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या रिजल्ट निकले। मैटर ऑफ द जजमेंट, इंपोर्टेंट मैटर ऑफ द अटेंशन, जो कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने उन इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं मेंशन करे जाएंगे ऐसे ड्राफ्ट रिपोर्ट में। मैटर फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर ऑडिट, और आगे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑडिट सर्टिफिकेट क्या रहेगा। ये सारे मैटर्स आपके एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। आगे उन्होंने बोला आफ्टर द ड्राफ्ट रिपोर्ट, और इसी को बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जाम में एग्जीक्यूटिव समरी आ जाए या फिर इसी को ड्राफ्ट रिपोर्ट बोल सकते हैं। द ऑडिट सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द ऑडिटर एंड बाय द मैनेजमेंट। तो देन आफ्टर ऑडिट सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द ऑडिटर एंड बाय द मैनेजमेंट। ये हमने पॉइंट्स कंसीडर करके चले बच्चों। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि भाई जब हम एग्जिट कॉन्फ्रेंस होगा हमारा, तो उसके बाद अल्टीमेटली ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। साथ ही साथ में ऑडिट रिपोर्ट में आपने डिस्कशन क्या क्या रहे उन सारे मुद्दों को एक एक करके कवर करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। बोला कि जब ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट के ईच एंड एवरी स्टेज पर क्या क्या कम्युनिकेशन होंगे उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहला बनेगा प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ फील्ड वर्क द ऑडिटर प्रिपेयर द प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इट टू द एंटिटीज मैनेजमेंट फॉर ऑडिटीज कमेंट। बोला एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है फील्ड वर्क के बाद, और उसको प्रेजेंट किया जाता है एंटिटीज के मैनेजमेंट को, जिससे कि वो उस पर कमेंट कर सके। उसके बाद हमारी एग्जिट मीटिंग होती है, एग्जिट मीटिंग।
एग्जीक्यूटिव मीटिंग में डिस्कशन होता है मैनेजमेंट के साथ फाइंडिंग्स को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर, एंड ऑब्टेन देयर कमेंट इन दिस मीटिंग। अब प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तो हमने एक बेसिक सा ड्राफ्ट भेज दिया, लेकिन उसके बाद एग्जिट मीटिंग में कहते हैं कि एक तरीके से आमने सामने बैठ करके हमारा डिस्कशन चल रहा है वेरियस एस्पेक्ट्स पर, उसके बाद एक फॉर्मल ड्राफ्ट बनके तैयार होगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट हमारा बन चुका है, एग्जिट मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुआ, देन आफ्टर हम प्लस माइनस करके फॉर्मल ड्राफ्ट बनाएंगे। तो ऑडिटर शुड प्रिपेयर द फॉर्मल ड्राफ्ट एंड आफ्टर द एग्जिट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग जिसे बेसिकली बोला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट इज सबमिटेड। और यही वो फॉर्मल ड्राफ्ट है जहां पर ऑडिटर सारे के सारे मैटर्स को कन्वे करेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से डिस्कशन करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब फाइनल रिपोर्ट की बात करेंगे तो फाइनल रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि ऑडिटर को जो जनरली अपॉइंट करता है उसको ही वो फाइनल रिपोर्ट जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और सच मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट एज कहीं ना कहीं जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे डायरेक्टर्स को कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट जाना है कई बार केसेस में, और कई बार कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक केसेस में जो ऑडिटर का रिपोर्ट जनरल मीटिंग में रखा जाता है, कई बार उस ऑडिटर का रिपोर्ट हमारा अल्टीमेटली किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ऐसे करके हम बात करते हैं कि अलग अलग केसेस में अलग अलग अपॉइंटिंग अथॉरिटीज प्रिस्क्राइब्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही कहीं ना कहीं रिपोर्ट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। तो इन्होंने बोला लास्टली हम क्या करेंगे, फाइनल रिपोर्ट को क्या करने वाले, प्रेजेंट करने वाले। तो ये बेटा फैक्ट समझ में आया, एक कहानी आपको समझ में आई कि पहले तो भाई प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद एग्जिट मीटिंग होगी, एग्जिट मीटिंग के बाद अगेन वो ड्राफ्ट को हम फॉर्मलाइज कर देंगे, उसके बेसिस पर हम फाइनल रिपोर्ट इश्यू कर देंगे। तो दीज आर द ऐसे का क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशंस एंड डिस्कशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे क्या क्या कम्युनिकेशंस होंगे, क्या क्या डिस्कशंस होंगे, उन्हें प्रेजेंट हम कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल रिपोर्टिंग, कि जब बोला कि ऑडिटर एक रिपोर्ट कर रहा है तो उस दौरान उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उन सारे मुद्दों की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात की जाती है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल रिपोर्टिंग, ऑडिटर रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ सेक्शन विद द हेडिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला ऑडिटर की रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है, एक मतलब पैराग्राफ होता है जहां पर लिखा होता है इट्स अ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। तो बोला जब ऑडिटर ऑडिट बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस रिपोर्ट में बताएगा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, ये सारे फैक्ट रिपोर्ट में डालने पड़ते हैं। आगे उन्होंने बोला दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। बोला कि जब ऑडिटर एक ऑडिट कंडक्ट कर रहा है तो उसकी ये कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द कंप्लायंस विद द लॉज, यानी कि लॉ के कंप्लायंस पर उसने अपना राय देना है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड पर उसका ओपिनियन देना है। ऐसे कुछ अपनी ओपिनियन, अपनी राय देनी पड़ती है कि भाई लॉ के साथ कंप्लायंस प्रॉपर है या नहीं है, रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली मेंटेन किया या नहीं किया। एक्सप्रेस दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। और ऑडिटर को यह भी बताना पड़ेगा कि जो ये ऑडिट किया गया है वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मनमर्जी चलाई है, मतलब मैं यहां पर ऑडिट कर रहा हूं तो जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं ये ऑडिट कर रहा हूं। आगे उन्होंने बोला ऑडिट रिपोर्ट शुड स्टेट अबाउट द रिस्क विच इज अराइज ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। और ऑडिट रिपोर्ट में ये भी ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा कि मैं रिपोर्ट तो दे रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन तो दे रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है, जो मैंने बोला मे बी पॉसिबल वो ट्रू ना हो। तो ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज को कि मेरी रिपोर्टिंग करते टाइम पर मैंने हालांकि प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस लेकर के काम किया है, बट इट मे बी पॉसिबल कि यहां कुछ रिस्क क्रिएट हो जाए और रिपोर्ट की वजह से जो कंक्लूजन निकाल रहे हो वो रियलिटी में वो ट्रू ना हो। तो ऑडिटर शुड स्टेट अबाउट द रिस्क, यानी कि आपको बताना पड़ेगा, जैसे म्यूचुअल फंड में बताते हैं ना कि भाई म्यूचुअल फंड सही है बट इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ऐसे करके बोला जाता है ना। तो वो यही तो कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है बट ये इसमें मार्केट रिस्क है। आप भी कह दो भाई इसके इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट होते हैं जिन्हें ऑडिट कॉप अप नहीं कर सकता, उसकी वजह से इसमें कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है।
अब पॉइंट नंबर 14 पर अगर हम जाएंगे बेटा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम बात करेंगे फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट को लेकर के कि भाई रिपोर्ट के फॉर्मेट्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो बोला कि जब फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट की बात करेंगे किस फॉर्मेट में बनेगी, क्या ऑडिटर का जो मन चाहेगा उसी फॉर्मेट में बनाएगा या फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। तो इन्होंने बोला ऑडिट रिपोर्ट shall be given in the prescribed format, जो प्रेस्क्राइब्ड रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इफ एनी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कन्वीनियंटली कैप्चर्ड within the paragraph of the report, then it shall be given in the form of annexures। बोला कई बार कुछ रिपोर्ट को करते टाइम पर आप उसे प्रॉपरली पैराग्राफ्स में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एनेक्सर्स के थ्रू आपको प्रेजेंट करके लेकिन फैक्ट सारे बताने पड़ते हैं। बोला वेरियस रिपोर्ट शैल बी गिवन इन द वेरियस फॉर्मेट्स लाइक। बोला कि रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स की बात करें, जैसे सेकंड ऑडिट का रिपोर्ट जाता है MR3 में, बैंक ऑडिट का रिपोर्ट जाता है LFAR में, टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जाता है, ये सारे फॉर्म होते हैं जिन्हें बोला 3CD बोला जाता है। कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट जाता है CRA3 में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट जाता है सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। आगे इन्होंने बोला कि सिग्नेचर ब्लॉक मेंशन, जब सिग्नेचर ब्लॉक की बात करेंगे रिपोर्ट बनाते टाइम पर, उसमें फर्म का नाम होगा, ऑडिटर का नेम होगा, उसका COP नंबर होगा, मेंबरशिप नंबर होगा, डेट प्लेस, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल उसमें होंगी। तो बच्चों फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे कि भाई रिपोर्ट्स में क्या क्या फॉर्मेट्स हमारे रहेंगे, इसमें हम ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगला एस्पेक्ट है बच्चों लिमिटेशन ऑफ ऑडिट वर्क। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा लिमिटेशन ऑफ ऑडिट वर्क। तो बेटा आज क्या करना है, आप आज आपने ये सारे फैक्ट्स जो है जो मैंने आपको कराए हैं ये नोट डाउन कर लेने, इस चैप्टर के फैक्ट सारे के सारे, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट कर लें। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं रखूंगा, बट ये है कि ड्यू डिलिजेंस का ये टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।